नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सेशन 2025-26 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस अपन ने शुरू कर रखा है, तो सभी साथी जुड़े और कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस जियोग्राफी का संपूर्ण चैप्टर है वो पढ़ें सर्वा क्लासेज के साथ में। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो अपना है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। आज अपन चर्चा करेंगे साथियों मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पार्ट 2 अपन देखेंगे। यानी टॉपिक अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और उसका पार्ट 2 जो है उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले पार्ट यानी उसका एक चैप्टर अपन ने डाल दिया है और दूसरा चैप्टर है उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए ऐसा पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो इन्हीं भावों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को अपन शुभारंभ करते हैं और देखते हैं मुख्य रूप से शेष चैप्टर, जिन चैप्टर्स की चर्चा अपन ने कर ली है फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद में दूसरे वाले जो चैप्टर है उसका अगला चैप्टर जो है उसकी अपन चर्चा करेंगे। यहां तक अपन पहुंच गए हैं कि एक व्यापार को कौन से ऐसे तत्व है जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज अपन चर्चा शुरू करेंगे व्यापार संतुलन की। आज का अपना बिंदु क्या रहेगा साथियों? व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन मुख्य रूप से होता क्या है, इस पर अपन चर्चा करें तो साथियों व्यापार संतुलन क्या होता है? जब एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात व निर्यात का मूल्य समान हो, यानी आयात व्यापार और निर्यात व्यापार मूल्य की दृष्टि से समान हो। यदि अपन 5 लाख करोड़ का यदि निर्यात करते हैं, 5 लाख करोड़ का यदि अपना निर्यात है और 5 लाख करोड़ का ही अपना आयात है, तो अपन कह सकते हैं अपना व्यापार किस में है? संतुलन में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन। तो यह अवस्था मुख्य रूप से क्या कहलाती है? व्यापार संतुलन कहलाती है। व्यापार अनुकूल, अब एक दूसरा वर्ड आता है व्यापार अनुकूल कब होता है? तो जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य से कम होता है, या यूं लिख दिया अपन कि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है। बात एक ही है ना? कान कौन सी साइड से पकड़ो, पकड़ने कान ही है। यदि इसको यूं लिख दे, जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, ठीक है, ऐसे भी अपन लिख देंगे ना तो भी अपना ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब निर्यात मूल्य ज्यादा होता है यानी अपन बाहर एक्सपोर्ट अधिक करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा जो है उसकी प्राप्ति होती है, जिससे हम लाभ में रहते हैं, वो इसको व्यापार अनुकूलन कहा जाता है। दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे व्यापार प्रतिकूल किसे कहते हैं? तो प्रतिकूल व्यापार का मतलब होता है मुख्य रूप से कि जब अपना निर्यात मूल्य आयात मूल्य अधिक हो और निर्यात मूल्य कम हो, यानी आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक हो, तो हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं। उस कंडीशन में अपना व्यापार प्रतिकूल होता है और इसमें हमें हानि होती है। हानि का मतलब हमें अपने संचित जो कोष है उसको बाहर दूसरे देशों को अपना सामान खरीदने के लिए देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको व्यापार प्रतिकूल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य रूप से 2 प्रकार यहां देखे गए हैं। ठीक है, 2 प्रकार यहां अपन देखेंगे। एक तो है द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक यानी इसमें 2 पार्श्व होते हैं, यानी 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार। एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार, इसमें 2 से अधिक देशों के मध्य, 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार, इसको बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। तो मुख्य रूप से 2 पार्श्व और बहुपार्श्व
जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो द्विपार्श्विक कहलाता है, या दो से अधिक देशों के मध्य होता है तो इसको बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। देखिए, द्विपार्श्विक, जब दो देशों के मध्य निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार होता है तो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। निर्दिष्ट वस्तुएं मस्त पहले से तय हो जाता है किन्हीं दो देशों के बीच में कि किन वस्तुओं का अपन निर्यात करेंगे और किन वस्तुओं का उस देश से अपन आयात करेंगे। पहले से निर्दिष्ट तय हो जाती है कि इन इन वस्तुओं का अपन निर्यात करेंगे और इन वस्तुओं का अपन आयात करेंगे। ठीक उसी प्रकार से बहुपार्श्विक व्यापार में क्या होता है, जब दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। उसमें भी मुख्य रूप से जो वस्तुएं होती है वो निर्दिष्ट होती है, ठीक है, ताकि पहले से तय होता है। इसमें दो से अधिक देश मिलकर के आपस में कई समूह बना लेते हैं, जैसे आसियान बना रखा है, शार्क बना रखा है, ठीक है ना, तो नाटो बना रखा है। तो ये ऐसे समूह बन जाते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, दक्षेस बना रखा है, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। तो बहुपार्श्विक और व्यापार द्विपार्श्विक दो प्रकार हो गए। अगला देखो, एक वर्ड आता है मुक्त व्यापार की स्थिति। ये मुक्त व्यापार की स्थिति साथियों क्या होती है, तो व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलना मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण कहलाता है। यह 1991 में एक परंपरा चली, उदारीकरण की परंपरा। उदारीकरण के साथ साथ में थोड़ा निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया और उदारीकरण का अभिप्राय था व्यापार खोलने के लिए, व्यापार के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उन नियमों में प्रत्येक देश ने छूट दी। प्रत्येक देश ने नियमों में छूट दी कि भाई हमें जो नियम बनाने हैं मुख्य रूप से उन नियमों के अंदर प्रत्येक, क्योंकि पहले यह था कि जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था तो विभिन्न देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे अपने देश के अंदर किसी बाहरी देश की वस्तु के बिकने पर, या अपना माल बाहर नहीं जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ है कि व्यवस्थाएं बदली है और गेट की स्थापना होती है, फिर आगे जाकर के WTO बनता है। तो ये क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना, ताकि देशों के मध्य जो वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता बनी रहे और साथ साथ में जो अधिकता है किन्हीं वस्तुओं की वो किसी देश के पास में अधिक न हो और उसका व्यापार हो और वो वस्तु मार्केट में बिके, है ना। तो कई उद्देश्य उसके थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जो सामंजस्य है, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द है वो भी बना रहता है, ये भी एक उद्देश्य था, ठीक है। तो मुक्त व्यापार की स्थिति में क्या किया गया, कई देश जो है उन्होंने आपस में समझौते कर लिए और वस्तुएं निर्दिष्ट कर ली, तय कर ली, इन वस्तुओं का हम अपन आपस में व्यापार करेंगे, और उन्होंने सीमा शुल्क को हटा दिया या थोड़ा घटा दिया, जो आयात शुल्क जो टैरिफ्स है उसको घटा दिया ताकि व्यापार है वो बढ़े, ठीक है। यह कार्य सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। लाभ क्या है इसका, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी होती है और हर एक वस्तु की हर एक देश के नागरिक को उपलब्धता हो जाती है, किसी से, मुक्त व्यापार की स्थिति से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला वर्ड आता है भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। साथियों, भूमंडलीकरण की जब बात आती है तो अपन क्या लिखेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना ही भूमंडलीकरण है। अब अर्थव्यवस्थाएं कैसे जुड़ेगी, तो मुख्य रूप से बढ़ती संचार सुविधा और परिवहन सुविधा जो है, वर्तमान में जो संचार की टेक्नोलॉजी और परिवहन की टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी ने विश्व के विभिन्न प्रदेशों को आपस में जोड़ दिया है और विश्व के विभिन्न देशों के बीच में आपसी वस्तुओं का लेन देन जो है काफी बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक देश का दूसरे देश के साथ में अधिक से अधिक व्यापार होना और एक देश का दूसरे देश के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ में आपस में ये व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाना ही एक प्रकार का क्या है, भूमंडलीकरण है ना। यहाँ वो वसुधैव कुटुंबकम की जो प्रवृत्ति है वो नजर आती है, संपूर्ण विश्व जो है एक कुटुंब के रूप में नजर आता है, ठीक है। इससे व्यापार बढ़ता है, तकनीकी और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि व्यापार में वस्तुओं का लेन देन तो होता ही है लेकिन टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है। आज बहुत सारे भारत के ऐसे IT सेक्टर के जो इंजीनियर है वो मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, सब जगह, है ना। अपने IT सेक्टर के जो लोग हैं, इंजीनियर है, वो सब जगह काम में कर रहे हैं।
मेडिकल साइंस के लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, तकनीकी का आदान प्रदान इससे हुआ है। और संस्कृति यानी यहाँ के जो लोग हैं वो यदि बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ के आचार विचार है उसको विदेशों में पहुंचाते हैं, और विदेशी लोग अपने यहाँ आते हैं तो बाहर की संस्कृति जो है उसी से हम रूबरू होते हैं। तो संस्कृति है उन विशेषताओं का, सांस्कृतिक विशेषताओं का भी इसमें आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसका लाभ क्या है, भूमंडलीकरण का व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तकनीकी विस्तार होता है, सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान होता है, आपसी सौहार्द बढ़ता है, यानी विभिन्न देशों के बीच में आपसी सौहार्द भी बढ़ता है। ठीक है, आत्मीयता बढ़ती है, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की विविधता हो जाती है, क्योंकि एक उपभोक्ता चाहिए। यदि भूमंडलीकरण हो गया तो हम देखते हैं कि आज अमेरिका जो है उसका सामान हिंदुस्तान में है, चाइना का सामान हिंदुस्तान में, जापान मेड इन जापान है, मेड इन कोरिया है, हर तरह की वस्तुएं अपनी यहाँ पे उपलब्ध हो रही है। और ऐसे ही विश्व के दूसरे मार्केट में विश्व के हर देश की वस्तु उपलब्ध हो रही है। तो विविधता वस्तुओं की आ गई है, और जो उपभोक्ता है वो स्वतंत्र है ना, वो सिलेक्शन में स्वतंत्र है कि किस वस्तु का वो सिलेक्शन करता है, कौन सी वस्तु उसको अच्छी लगती है उसको वो परचेज कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा हो जाता है। फिर हानि भी होती है इसकी, क्योंकि भूमंडलीकरण का नुकसान भी छोटे देशों का है, किनको, गरीब राष्ट्र जो है उनको इसका नुकसान होता है, उनका व्यापार कमजोर होता है, उनके पास में तकनीकी बहुत कम होती है। इस कारण से गरीब राष्ट्र जो है उनके जो स्थानीय जो व्यापारी है उनका कारोबार टफ हो जाता है, क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने ये छोटे कारोबारी या छोटे व्यापारी, छोटे देशों के उद्योगपति है वो टिक नहीं पाते हैं, अपने आप को बनाए नहीं रख पाते हैं। तो स्थानीय लोगों को काफी नुकसान इससे होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है डंप करना। डंप करना क्या है, तो डंप करना एक परंपरा है। क्या, किस तरह की परंपरा है, तो लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु, किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। अब हमने क्या किया, एक वस्तु अपने यहाँ हिंदुस्तान में बनाई, जैसे मान ले कि हमने एक टीवी बनाया और उस टीवी को अपने जापान में भी बेचा, वहां उसकी कीमत अपने अलग रखी, उसको अपने रूस में बेचा, वहां पे उसकी कीमत अपने अलग रखी। तो इसमें लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य कारण है कि विश्व स्तर पर अपने को अपना मार्केट जमाना है, वहां की जो प्रतिस्पर्धा उसमें अपना जो सामान है उसको बेचना है ना, या वहां के लोगों की जो क्रय शक्ति कमजोर है उनको उपलब्धता सुनिश्चित करवानी है। कई कारणों से अपन क्या करेंगे, उस वस्तु को अलग अलग कीमत पर दो देशों में बेचेंगे। तो यह परंपरा जो है मुख्य रूप से क्या कहलाती है, डंप करना कहलाती है। इसकी हानि क्या है, इसका नुकसान भी तो है कि सस्ते उत्पादों के आने से घरेलू व्यापार खत्म हो जाता है और स्थानीय व्यापारी है वो कमजोर हो जाता है। डंप करने की हुई वस्तुएं यदि मार्केट में आ जाती है मुख्य रूप से, तो स्थानीय व्यापारी है उनका माल नहीं बिक पाता है और विदेशी माल है वो मार्केट में छा जाता है। अगला देखो, उसके बाद में है WTO, विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो वही है मुख्य रूप से जो गेट बना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स जो है वो एग्रीमेंट बना 1947 में। 1 जनवरी 1948 में गेट लागू हुआ, तो उसने विश्व व्यापार को बढ़ाने का जो प्रयास किया, उसके बाद में 1995 1 जनवरी 1995 में उसी गेट का नाम क्या कर दिया गया, गेट। इस गेट का नाम क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 1995 को गेट क्या हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, 1 जनवरी 1995 से उसको नया नाम दे दिया गया। गेट का स्थान WTO ने ले लिया। इसका उद्देश्य क्या था, विश्व के देशों के बीच में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार बढ़ाना। अब देखो, अधिक से अधिक उद्देश्य क्या है, विश्व के देशों के बीच में मुक्त व्यापार। इसका मतलब है सीमा शुल्क घटा दे, आयात शुल्क घटा देंगे तो ये अधिक से अधिक देश आपस में व्यापार करेंगे, वस्तुएं मार्केट में उतरेगी, व्यापार बढ़ेगा, दो देशों के बीच में लेन देन बढ़ेगा और फायदा होगा। निष्पक्ष व्यापार, निष्पक्ष है कोई भी देश है वो, WTO कोशिश करेगा कि जो प्रत्येक देश है वो यदि आपस में व्यापार करें एक दूसरे के साथ में तो वो निष्पक्ष हो। WTO हो किसी एक देश का पक्ष नहीं लेगा, किसी एक देश को जो गरीब है उसको दबाएगा नहीं और जो बलशाली देश है उसको उछालेगा नहीं। सबके साथ में समान बिहेव करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। विश्व व्यापार WTO संगठन, उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में रखा गया मुख्य रूप से। ठीक है, और 2016 में इसके 164 सदस्य देश थे, इसमें भारत भी इसकी संस्थापक देशों में से एक है नहीं।
भारत है इसके संस्थापक देशों में से एक सदस्य देश है, किसका? WTO का। तो यहां से प्रश्न आएगा कि WTO मुख्य रूप से क्या है, तो इसके कार्य क्या है? तो WTO के मुख्य कार्य क्या है कि राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है ताकि विश्व स्तर पर दो देशों के बीच में होने वाले जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन नियमों की ये का पालन करवाता है, नियमों को बनाता है या नियम बनाता है, उसके आधार पर व्यापारिक गतिविधियां चलती है। विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियम नियत करता है। यह सदस्य देशों के मध्य विवादों को निपटाता है। दो देशों के बीच में यदि व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में विवाद पैदा हो जाते हैं तो उस विवाद को ये निपटाने का प्रयास करता है। ठीक है, यह दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं और अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है, यानी ये हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करने का प्रयास करता है, बैंकिंग सुविधा देता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूरसंचार संबंधी सेवाएं जो भी है विभिन्न देशों को यह उपलब्ध करवाने के लिए काम करता है। ठीक है, कौन? WTO। अगला देखिए, अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है। क्यों? इस कथन की समीक्षा पूछ ले। इस तरह का प्रश्न आ जाए जो अपने वैचारिक यानी अपनी बुद्धि पर डिपेंड करता हो मुख्य रूप से, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अपन कैसे लिखेंगे? होता है जब यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन का स्तर, वस्तुओं और सेवाओं के विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण, ज्ञान और संस्कृति के प्रस्फुरण को प्रेरित करता हो। ये सब चीजें करता तब लाभदायक है। कब लाभदायक है? जब प्रादेशिक विशिष्टीकरण हो। प्रादेशिक विशिष्टीकरण का मतलब होता है किसी एक प्रदेश में वस्तुओं की विशिष्टता होना या वस्तु के उत्पादन की विशिष्टता होना। यानी यदि अपन अब देखते हैं कि एक देश में यदि इलेक्ट्रिक आइटम बनता है और वो दूसरे देश के अंदर इलेक्ट्रिक आइटम जो एक दूसरे प्रदेश में बनता है वो थोड़ा उससे भिन्न होता है। ठीक है ना, तो उत्पादन में विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है। ठीक है, उत्पादन के उच्च स्तर यानी बड़े स्तर पे व्यापार हो, उत्पादन हो, वस्तु का प्रोडक्टिविटी हो, उच्च रहन सहन का स्तर, क्योंकि जब तक उच्च रहन सहन का स्तर नहीं लिया जाएगा तब तक व्यापार लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति नहीं होगी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वस्तुओं और सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता जरूरी है ताकि लोगों को अभाव महसूस नहीं हो। कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व के विभिन्न देश जो है, जो विकसित राष्ट्र है, तो उनकी कीमतें WTO के आधार पर तय होती है ना, क्योंकि वो अपने मन की मर्जी से कीमतें तय कर देंगे तो कुछ बंदिशें उनकी भी है, क्योंकि वो दूसरी मार्केट के अनुसार अपनी कीमतें तय करते हैं। यदि बहुत अधिक कीमत वो घटा देते हैं तो स्थानीय सरकारों को इस तरह का अधिकार है कि वो वहाँ की कीमत है उसको प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हाल ही में अमेरिका ने अपने भारत के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है, आयात शुल्क लगाया है, तो वो कीमत अपनी जो वस्तु है यदि अमेरिका पहुंचती है तो उसकी वैल्यू या उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो स्थानीय जो व्यापारी है उनको इससे फायदा होता है। तो कीमतें भी वो तय करता है ना, उसका कीमत और वेतन का सामान्यीकरण होता है, ज्ञान और संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो ये चीजें होना अति जरूरी है। अगला बिंदु देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब ये नुकसानदायक कब हो सकता है? देखो, पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के लिए नुकसानदायक हो सकता है कब, किस कंडीशन में? तो देखिए, जब यह अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ा दे, हम डिपेंड हो जाए कि सामान रूस से आएगा तो ही अपना काम चला पाएंगे, हम डिपेंड हो जाए कि अमेरिका से सामान आएगा तो ही अपना काम चलाएंगे, तो निर्भरता बढ़ जाती है। उस कंडीशन में अगला देश जो है वो अपने ऊपर एक प्रकार से कहें तो प्रभावी हो सकता है, तानाशाह हो सकता है ना। विकास के असमान स्तर, यानी विकास जो होता है एक देश का किसी व्यापारिक गतिविधि से यदि लड़खड़ाता है, एक देश काफी आगे बढ़ रहा है दूसरा कमजोर हो रहा है, तब हानिकारक है। शोषण और युद्ध का कारण बनता है, यदि किसी देश विशेष का शोषण होता है या फिर आपस में उसके गृह युद्ध का कारण बनता है या दो देशों के बीच में तनाव का कारण बनता है, तो भी ये बहुत नुकसानदायक है ना। प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख, यदि आपस में प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ जाती है कि दो देश आपस में युद्ध के लिए उतारू हो जाते हैं, उस कंडीशन में वो नुकसानदायक होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हानिकारक भी इन परिस्थितियों में हो सकता है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर अपने आने के भरपूर चांस है। जैसे देश व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है ना, और
इन कारणों से विश्व व्यापार जो है आगे चल करके हानिकारक हो सकता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आता है कि पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं कैसे। यानी पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है कैसे, या इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह बताइए कि कैसे पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। तो इसको अपन किस प्रकार से उल्लेखित करेंगे। तो साथियों, पतन व पोताश्रय तटवर्ती भाग में पाए जाने वाले वो स्थान पतन कहलाते हैं या बंदरगाह कहलाते हैं, जहां पर जलयान आकर के अपना माल उतारते हैं और अपना माल चढ़ाते हैं या उनके ठहरने की व्यवस्था होती है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, पतन कहते हैं। समझ गए, पतन किसे कहते हैं कि तटवर्ती इलाकों में वो क्षेत्र जहां समुद्र जलयान आकर के रुकते हैं, उसमें अपना माल चढ़ाते हैं या अपना माल उतारते हैं, है ना। बस के लिए बस स्टैंड, रेल के लिए रेलवे स्टेशन और एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट, ठीक वैसे ही जलयानों के लिए बंदरगाह होते हैं या पतन होते हैं। पोताश्रय वो स्थान होते हैं जहाँ जलयानों को आश्रय प्रदान किया जाता है, वहाँ उनके लिए रखरखाव की व्यवस्था होती है, सामान को डाइवर्ट करने की व्यवस्था होती है, वहाँ फ्यूल उनको उपलब्ध करवाया जाता है, आदि आदि सुविधाएं होती है। तो पतन व पोताश्रय द्वारा माल व व्यक्तियों को विश्व के प्रत्येक स्थान तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व के कोने कोने में सामान को पहुंचाते हैं, सामान के साथ साथ में यात्रियों को भी पहुंचाते हैं। इस कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। पतन जहाज के लिए गोदी, जहां मुख्य रूप से सामान को रखा जाता है, लादने, उतारने और भंडारण, स्टोरेज वहां पे होते हैं, सामान को उतारने के लिए, सामान को लादने के लिए गोदी व स्थान जहां जलयान आकर के मुख्य रूप से वो संरचना जहां आकर के जलयान लगते हैं, खड़े होते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव करते हैं, रस्सों और बजरों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि एक बंदरगाह पर मुख्य रूप से रस्से होते हैं। यदि जलयान काफी बंदरगाह के तट तक नहीं आ पाता है तो वहां पे छोटे बजरे, छोटी नौकाएं होती है जो उस बड़े जलयान से सामान को बंदरगाह तक लाती है, उनकी व्यवस्था करते हैं। मानव श्रम की व्यवस्था करते हैं ताकि वो वहां पे काम करवाया जा सके, उनसे वो जलयानों में माल लाद सके और उतार सके, उसके लिए मानव श्रम उपलब्ध। प्रबंध की सुविधा, कुछ मैनेजिंग सुविधाएं, जो मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको वो संभालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं एक पतन है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब प्रमुख पतन, विश्व के प्रमुख पतनों के प्रकार कौन कौन से। तो पहला बिंदु है कि निपटाए गए नौभार के आधार पर पतनों के प्रकार। तो निपटाए गए नौभार के आधार पर पतनों के प्रकार, पहला पतन आता है औद्योगिक पतन। देखो, नाम से विदित है कि औद्योगिक पतन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, यानी थोक में नौभार सामान को ले जाते हैं। समझ गए, थोक में सामान को विदेशों में पहुंचाने का काम करते हैं, विश्व के विभिन्न कोनों तक पहुंचाने का काम करते हैं, थोक में अधिक मात्रा में। जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और अन्य पदार्थ है, काफी अधिक मात्रा में ले जाते हैं, तो इनको औद्योगिक पतन कहा जाता है। दूसरा पतन है वाणिज्यिक पतन, व्यापारिक पतन या वाणिज्यिक पतन। शब्द ही वाणिज्यिक है। उत्तर देखिए, ये पतन सामान्य नौबहार संवेष्टित उत्पादों का व निर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं, है ना। सामान्य नौबहार, ये कौन सा है, थोक नौबहार औद्योगिक। सामान्य नौबहार मुख्य रूप से वाणिज्यिक पतन कहलाते हैं, जो सामान्य नौबहार है उसका निपटान करते हैं। ठीक है, संवेष्टित उत्पाद मुख्य रूप से जो उत्पादित सामान है उसका परिवहन करते हैं, विनिर्मित वस्तुओं का परिवहन करते हैं, यानी इन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उनको मुख्य रूप से वाणिज्यिक पतन कहा जाता है। फिर अगला है विस्तृत पतन। अब विस्तृत पतन, यहां से प्रश्न आता है
कि ये पतन बड़े परिणाम में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। सामान्य नौभार का थोक में ये प्रबंधन करते हैं। संसार के अधिकांश पतन जो है इसी श्रेणी में आते हैं। किसमें? विस्तृत पतन में आते हैं मुख्य रूप से। तो ये सेकेंडरी जो है सामान्य नौभार है उसको थोक में पहुंचाते हैं, यानी विनिर्मित सामान है उसको अधिक मात्रा में दूसरे प्रदेशों में पहुंचाने का ये काम करते हैं। समझ गए? यानी उत्पादित माल जो है उसको थोक में पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको विस्तृत पतन कहा जाता है। और विश्व के अधिकांश पतन इसी श्रेणी में आते हैं। पूछ ले क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि विश्व के विभिन्न जो पतन है उसमें मुख्य रूप से जो सामान्य नौबहार जो है उसका थोक में ही विश्व मुख्य रूप से विनिर्मित जो वस्तुएं होती है उन विनिर्मित वस्तुओं का थोक में आदान प्रदान होता है। ठीक है ना? इस कारण से विश्व के अधिकांश जो पतन है किस प्रकार के हैं? विस्तृत पतन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए, औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत। अगला देखो, अवस्थिति के आधार पर। अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। पहला है अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन, ठीक है, देखिए क्या है। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं, अंतर्देशीय पतन कहलाते हैं। ठीक है, ये पतन समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं, नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं। इससे पतन चौरस तल वाले जहाज व बजरे द्वारा नौगम्य होते हैं, क्योंकि ऐसे पतन जो होते हैं मुख्य रूप से छोटे चौरस तल वाले जहाज या छोटे बजरे, छोटे जो जलियान होते हैं उनको बजरा कहा जाता है, उनके द्वारा नौगम्य होते हैं। जैसे मैनचेस्टर, मेम्फिस मिसिसिपी के किनारे, मैनचेस्टर ब्रिटेन के अंदर मुख्य रूप से, मैनहिम व ड्यूसबर्ग राइन नदी के किनारे यूरोप के अंदर, और कोलकाता हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हुगली के किनारे कोलकाता मुख्य रूप से हुगली की धारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैनचेस्टर है, मेम्फिस और मिसिसिपी है के किनारे मुख्य रूप से मेम्फिस जो मिसिसिपी नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। मैनहिम व ड्यूसबर्ग जो है वो राइन नदी द्वारा जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से एक नदी के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अगला देखिए, अगला अपन क्या लिखेंगे? अगला है बाह्य पतन। ये गहरे जल के पतन होते हैं, बाह्य पतन कहा गया इनको, जो वास्तविक पतन से दूर होते हैं। ठीक है, वास्तविक पतन से दूर होते हैं और गहरे जल में होते हैं। ये उन जहाजों को जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ग्रहण करके पैतृक पतनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बड़े जलयान जो मुख्य रूप से हैं, देखो ये बाह्य पतन क्या होते हैं? गहरे जल के पतन होते हैं जो वास्तविक पतन से दूर होते हैं, और ये उन जहाजों को जो अपने बड़े आकार, बड़े बड़े जलयान जो एक साथ अधिक मात्रा में सामान को लाते हैं और वो मुख्य पतन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका माल है ना, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, आकार कारण नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको ग्रहण करते हैं उनके सामान को, और ये पतनों को सेवाएं देते हैं। तो ऐसा कौन सा है? जैसे पीरेयस और एथेंस। एथेंस का पीरेयस बंदरगाह है। तो ठीक है, मुख्य रूप से ये किस प्रकार का पतन है? बाह्य पतन का उदाहरण है। अगला देखो, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो विशिष्ट कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार अपन देखते हैं, यानी किस प्रकार के काम जो है वो वहां पे अधिक होते हैं उस आधार पे। पहला है तेल पतन। ठीक है, अब शब्द ही तेल पतन है, तो ये तेल पतन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं, इसलिए इनको तेल पतन कहा जाता है। इनमें कुछ टैंकर और कुछ तेल शोधन पतन भी है ना। कुछ टैंकर जो मुख्य रूप से तेल के स्टोरेज की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, और कुछ पतनों के पास में रिफाइनरी लगी होती है, तो उनको तेल शोधन पतन कहा जाता है। जैसे वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया का एसस खीरा और लेबनान का त्रिपोली, ये मुख्य रूप से क्या है? टैंकर पतन का उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद में पर्शिया की खाड़ी का अबादान, ये तेल शोधन पतन का उदाहरण है। समझ गए? तो ये अबादान किसका उदाहरण है? तेल शोधन का। कहाँ पे है?
पर्शिया की खाड़ी के तट के ऊपर। और इसके अलावा माराकाइबो है वेनेजुएला का, है ट्यूनीशिया का, एसएस खीरा है, और लेबनान का ट्रिपोली है। इनको टिंकर पतन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछ ले कि इनमें से टिंकर पतन कौन सा है। इनमें से मुख्य रूप से तेल शोधन पतन कौन सा है, तो अबादान तेल शोधन पतन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछ ले छोटा भी, तो हमें आसानी से इसका उत्तर दे देना है। एक आता है मार्ग पतन या विश्राम पतन भी कहा जाता है इनको, जो लंबी दूरी के जो रास्ते होते हैं उनके बीच में अवस्थित होते हैं, तो कुछ द्वीपों पर स्थित होते हैं मुख्य रूप से, और वहां लंबी दूरी की जो जलयान है वो मुख्य रूप से विश्राम करते हैं, सामान को डाइवर्ट करते हैं, यदि किसी तरह की टूट फूट है तो मरम्मत करवाते हैं, या फ्यूल यदि कम या है तो वहां से फ्यूल ग्रहण करते, आदि आदि चीजें वहां सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो मार्ग पतन ये समुद्री रास्तों में स्थित पतन होते हैं जो विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां जहाज पुनः ईंधन भरने, जल खाद्य सामग्री भरने के लिए लंगर डाला करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पतन है अदन। अदन मुख्य रूप से ये अपने जो लाल सागर है इस क्षेत्र में, होनोलुलु प्रशांत महासागर के अंदर, और सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया के पास में सिंगापुर, ये ऐसे पतन है मुख्य रूप से जिनको विश्राम पतन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला देखिए, अगला है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन किसे कहते हैं, किस प्रकार के ये पतन होते हैं, तो इन्हें फेरी पतन शब्द भी आ गया है। पैकेट स्टेशन को फेरी पतन कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से ये छोटी दूरियों के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। जैसे एक जल क्षेत्र यहाँ पे है मुख्य रूप से, एक यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में ये सामान को लाते हैं और ले जाते हैं, है ना। तो दो स्थानों के बीच में फेरी लगाते हैं, इस पर एक प्रकार से कहे तो इनको फेरी पतन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जलीय क्षेत्रों के आर पार आमने सामने होते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार मुख्य रूप से डोवर इंग्लैंड की ओर है और केलाइस फ्रांस की ओर है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डोवर इंग्लैंड की ओर का पतन है, और दूसरी ओर केलाइस जो है फ्रांस का प्रमुख पतन है। तो डोवर और केलाइस किस प्रकार के पतन है, ये फेरी पतन कहलाते हैं या पैकेट स्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आंतरपतन, अगला प्रकार आता है अवस्थिति के आधार पे आंतरपतन। तो आंतरपतन कौन से होते हैं साथियों, तो ये वे पतन होते हैं जहां अनेक देशों से वस्तुएं निर्यात हेतु लाई जाती है। ठीक है, और उस पतन पे चारों ओर से वस्तुएं आकर के वहां इकट्ठे जलयान ला करके छोड़े थे, फिर यहां से उनको पुनः आगे की ओर निर्यात किया जाता है। तो सिंगापुर एशिया के अंदर, रोटरडम यूरोप का, और कोपेनहेगन जो है वो बाल्टिक देशों के लिए किस प्रकार का पतन है, आंतरपतन की श्रेणी में माना जाता है। तो बाल्टिक देशों के लिए कोपेनहेगन हो गया, रोटरडम यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, और सिंगापुर एशियाई देशों के लिए, दक्षिण एशियाई देशों के लिए आंतरपतन का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला आता है नौसेना पतन। नौसेना पतन शब्द भी नौसेना पतन है। तो देखिए मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या है, ये केवल सामाजिक महत्व के पतन होते हैं, और ये युद्ध के जहाजों को सेवाएं देते हैं। देखो क्या लिखा है, युद्ध जहाजों को सेवाएं देते हैं, क्योंकि नौसेना पतन ये सेना के लिए उपयोगी होते हैं मुख्य रूप से, तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। इस तरह का उदाहरण मुख्य रूप से कोची है और कारवाड़ है। तो भारत के कोची और कारवाड़ प्रमुख पतन जो है वो किस प्रकार के पतन है, नौसेना पतन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये थे प्रमुख प्रकार। तो ये था अपना कौन सा लेसन, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो टॉपिक है उसके दो प्रकार से चैप्टर बने, दो प्रकार के, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब अपन यानी मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसके सभी चैप्टर अपन ने डाल दिए हैं, चाहे उसमें मानव विकास जो है, मानव भूगोल की परिभाषा, अर्थ और परिभाषा हो, चाहे विश्व की जनसंख्या हो, चाहे मानव विकास हो, चाहे प्राथमिक क्रिया हो, चाहे द्वितीयक क्रिया हो, चाहे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप हो, चाहे परिवहन व संचार के साधन हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। 8 चैप्टर इसके अंदर मुख्य रूप से है,
8 चैप्टर सभी अपन ने डाल दिए हैं। तो सभी साथी जो है 12वीं क्लास के मेरे विद्यार्थी है, वो सभी साथी ये चैप्टर जो है अपने डाले हैं, इनका लाभ उठाएं, जुड़े चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। क्योंकि सर्वा क्लास आपके लिए संपूर्ण जो जियोग्राफी है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ में अपने जो क्लास है, बोर्ड क्लासेज है, उनके लिए भी तैयारी प्रोवाइड करवाता है, सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। अधिक सुविधा के लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। किस नाम से? सर्वा क्लासेज के नाम से है। तो उसमें आपको कक्षा 12 का जो सिलेबस है वो और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा जो प्रायोगिक फाइल है, अपनी प्रायोगिक जो फाइल है किस प्रकार से बनाते हैं, वो फाइल मुख्य रूप से अभी नया जो अपना सेशन चल रहा है उस सेशन के लिए फाइल किस प्रकार से बनाते हैं, है ना, और उसमें किस तरह के प्रश्न देते हैं, कौन से डायग्राम बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, तो संपूर्ण फाइल जो है वो बना करके आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथी जुड़ें और अधिक से अधिक अपने चैनल का लाभ उठाएं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।